हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 विच इज़ नेशनलिज्म इन इंडिया इसकी रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक सिंगल चैप्टर है जो टर्म 2 में हिस्ट्री में क्लास 10th में आ रहा है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। हम इस चैप्टर में आज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और गांधी जी के बारे में भी, सत्याग्रह के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। जब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी, उस समय डिफेंस एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जो युद्ध में जो खर्चा हुआ था या जो डिफेंस में जो सैनिक थे उनकी यूनिफॉर्म में, उनके खाने पीने में, उनके वेपन्स में जो खर्चा हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। Through the war year, prices increased, doubling between 1913 and 1918. 1913 से लेकर 1918 में जो चीज़ों के प्राइस थे वो लगभग बढ़कर दुगने हो गए थे, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल। क्योंकि कॉमन चीज़ों के दाम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, तो जो आम जनता थी उसके लिए बहुत मेहनत करना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि अर्निंग जो थी उतनी ही थी जबकि चीज़ों की प्राइसेस बढ़ गई थी। तो कॉमन जो मैन थे या जो कॉमन पीपल थे उनके लिए हार्डशिप काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ रूरल पीपल इन द आर्मी वॉज एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ द वाइड स्प्रेड एंगर अमंग पीपल। इसके अलावा जो रूरल पीपल थे, रूरल का मतलब होता है जो लोग गाँव में रहते हैं, तो गाँव में रहने वाले लोगों को फोर्स रिक्रूट किया जाता। फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब होता है ज़बरदस्ती उनको सेना में भर्ती किया जा रहा था। जो ब्रिटिश कंपनी थी वो ज़बरदस्ती भारत में गांव में रहने वाले युवा लोगों को ज़बरदस्ती फोर्स रिक्रूटमेंट कर रही थी आर्मी में। एंड ये भी एक रीज़न था कि जो भारतीय थे उनके अंदर जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ वाइड स्प्रेड एंगर था, नहीं काफ़ी लोगों के अंदर जो है इस बात को लेकर नाराज़गी थी, गुस्सा था। एक और रीज़न था ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े होने का, दैट वाज क्रॉप फेलियर ड्यूरिंग 1918 एंड 1920-21 इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिजल्टेड इन एक्यूट शॉर्टेजेस ऑफ फूड्स। जब 1918, 1919 और 1920 और 1921 के बीच में क्रॉप फेल यानी कि फसलें जब बर्बाद हो गई भारत के कई हिस्सों में, जिससे कि खाने पीने की चीज़ों की कमी हो गई, फूड शॉर्टेज हो गई, अनाज की कमी हो गई, चीज़ें के दाम वैसे ही बढ़ रहे थे, तो ये भी एक रीज़न था कि जो भारतीय थे वो अपना टैक्स नहीं चुका पा रहे थे। स्पेशली जो पीजेंट थे, किसान थे, वो ब्रिटिशर्स को अपना टैक्स नहीं दे पा रहे थे क्योंकि उनकी फसलें ख़राब हो चुकी थी। लेकिन सरकार किसी भी तरह की रियायत या ये कहेंगे किसी भी तरह की छूट जो वो टैक्स में नहीं देना चाह रही थी। तो ये भी एक रीज़न था कि जो भारतीय थे, स्पेशली जो भारतीय किसान थे, उनके अंदर जो है नाराज़गी ब्रिटिशर्स के खिलाफ थी। दिस वॉज अकम्पनीड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। और ये वह समय था जब एक महामारी फैली हुई थी जिसे कहा जाता है इन्फ्लुएंजा नाम की महामारी भी फैली हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। आपने एनसीईआरटी की बुक में सत्याग्रह वर्ड बार बार सुना होगा, अपने प्रीवियस क्लासेस में, छोटी क्लासेस में भी सत्याग्रह वर्ड पढ़ा होगा। सो महात्मा गांधी एडवोकेटेड अ नोवेल मेथड ऑफ मास एग्रीगेशन कॉल्ड सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने एक ऐसे मेथड की चर्चा की, एक ऐसे मेथड को उन्होंने एक ऐसे मेथड को एडवोकेट किया जिसे सत्याग्रह कहा जाता है। इट एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। उन्होंने कहा कि सत्याग्रह में किस बात पर जोर देना है, सत्याग्रह में जोर देना है कि सच में अपनी ताकत होती है और सच की तलाश करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड ऑफ सर्च फॉर ट्रूथ। इफ़ द कॉज वॉज ट्रू, अगर आप जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं अगर वो सही है, इफ़ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, जिस चीज़ के खिलाफ आप स्ट्रगल कर रहे हैं अगर वो सही है, द फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर। तो गांधी जी का मानना था कि अगर आप सच के लिए लड़ रहे हैं, अगर आप अन्याय के खिलाफ खड़े हैं, तो आपको फिजिकल फोर्स यानी किसी भी तरह का हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं है, अपने ऑपरेसर, अपने विरोधी के खिलाफ हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं है। अ सत्याग्रही विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस विच कुड
विच कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। गांधी जी का मानना था कि जो सत्याग्रही है, यानी कि जो सत्य का पालन कर रहा है, सत्याग्रह का पालन कर रहा है, वह सत्याग्रही कहलाता है। अगर सत्याग्रही को सच में लड़ाई जीतनी है तो उसको नॉन वायलेंस, अहिंसक रहना होगा, किसी भी तरह का उसको हिंसा, वायलेंट नहीं होना है। विच कुड यूनाइट ऑल इंडियंस, और यही नॉन वायलेंस जो है सभी भारतीयों को एक करेगा। तो गांधी जी का सत्याग्रह क्या कहता है कि सच में इतनी ताकत होती है कि उसके लिए आपको किसी भी तरह का हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, बस आप अन्याय के खिलाफ खड़े रहिए। After arriving in India, Mahatma Gandhi successfully organized सत्याग्रह मूवमेंट in various places. भारत में आने के बाद महात्मा गांधी ने भारत के कई इलाकों में सत्याग्रह मूवमेंट की शुरुआत की थी. In 1917, he traveled to Champaran and inspired the peasant to struggle against the oppressive plantation system. इसी फील्ड में सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए जब महात्मा गांधी 1917 में चंपारण नाम की जगह पर जाते हैं और वहाँ के जो पीजेंट थे उनको इंस्पायर करते हैं कि जो प्लांटेशन सिस्टम है उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाएं. देन इन सेम ईयर ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट ऑफ द खेड़ा. उसी साल 1917 में वो एक और सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करते हैं खेड़ा के पीजेंट्स को, खेड़ा के पीजेंट्स जो थे उनको सपोर्ट करने के लिए. 1918 में वो अहमदाबाद जाते हैं और वहाँ पर कॉटन मिल वर्कर्स के साथ मिलकर एक सत्याग्रह शुरुआत करते हैं. तो इस तरह से महात्मा गांधी ने भारत में आने के बाद भारत के कई इलाकों में ब्रिटिश जो पॉलिसीज थी उनके खिलाफ सत्याग्रह मूवमेंट की शुरुआत की थी. नेक्स्ट टॉपिक है द रॉलेट एक्ट. It was passed by Imperial Legislative Council without the support of Indian members. रॉलेट एक्ट 1919 में पास किया गया था. इसको पास किया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, लेकिन रॉलेट एक्ट को किसी भी इंडियन मेंबर का सपोर्ट नहीं था. द एक्ट गेव इनॉर्मस पावर टू द गवर्नमेंट टू रीप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years. अब रॉलेट एक्ट क्या कहता है? रॉलेट एक्ट ने सरकार को बहुत ज़्यादा पावर दी थी. क्या पावर दी थी? टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, कि जो भी राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं उनको दबा सकती है. सरकार के पास ये पावर है कि वो उन राजनीतिक गतिविधियों को, राजनीतिक एक्टिविटियों को रिप्रेस कर सकती है, दबा सकती है. एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years. और साथ ही साथ रॉलेट एक्ट ने सरकार को यह भी शक्ति दी कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होंगे, यानी कि जो राजनीतिक प्रिजनर्स होंगे उनको बिना किसी ट्रायल के 2 साल तक जेल में रखा जा सकता है. बिना किसी ट्रायल के 2 साल तक जेल में रह सकता है. महात्मा गांधी wanted non-violent civil disobedience movement against such unjust law. रॉलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी चाहते थे कि वो एक नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करें, और ऐसा ही मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया था जो कि 6 अप्रैल को एक हड़ताल के साथ स्टार्ट हुआ था. तो रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में पास हुआ था उसके विरोध में महात्मा गांधी जी ने नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिसकी शुरुआत 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल के साथ हुई थी. People reacted like workers went on strike in railway workshop. महात्मा गांधी के सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पर लोगों ने रिएक्ट भी किया, जैसे कि जो वर्कर्स थे जो रेलवे वर्कशॉप में काम करते थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी. द ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्टेड लोकल लीडर्स ऑफ अमृतसर. ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि अमृतसर के जो लोकल लीडर्स थे उनको अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया. महात्मा गांधी व बेयर्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली. महात्मा गांधी पर दिल्ली आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कि उनको दिल्ली आने की मनाही थी, वो दिल्ली में नहीं आ सकते थे. ऑन 10 अप्रैल पुलिस फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक ऑन बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन. 10 अप्रैल को पुलिस ने जो है एक शांतिपूर्ण प्रोसेशन चल रहा था, एक शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, उस पर उन्होंने ओपन फायर कर दिया, जिससे कि जो भीड़ थी वो प्रवोक हो गई और उन्होंने बैंक, पोस्ट ऑफिस और रेलवे स्टेशन पर अटैक कर दिया. इसके बाद मार्शल लॉ वॉज इम्पोज बाय जनरल डायर. ठीक है, अब क्योंकि अब आम जनता ने भी प्रवोक किया, जब उनको ब्रिटिश पुलिस ने जब उनको प्रवोक किया तो आम जनता ने क्या किया? आम जनता ने जो है बैंक, पोस्ट ऑफिस और रेलवे स्टेशन पर अटैक कर दिए, और इसका फ़ायदा उठाते हुए जनरल डायर ने मार्शल लॉ
इम्पोज कर दिया गया। किसी भी तरह का हथियार लेकर कुछ लोग जो है वो साथ में इकट्ठा नहीं हो सकते, इस तरह का लॉ जो है वो इम्पोज कर दिया। अब क्या हुआ, ऑन 13th April people assembled in Jallianwala Bagh to protest against repression and to attend the annual बैसाखी फेयर। 13 अप्रैल, जैसे कि हम सभी जानते हैं, बैसाखी का दिन था। जलियांवाला बाग, जो कि अमृतसर में एक जगह है, जलियांवाला बाग में कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। दो रीज़न थे उन लोगों के असेंबलिंग के पीछे। पहला जो रीज़न था कि वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके, उन्होंने जो लोकल लीडर्स को अरेस्ट किया था उसके खिलाफ कुछ लोग प्रोटेस्ट करने के लिए खड़े हुए थे। एंड टू अटेंड एनुअल बैसाखी फेयर, और क्योंकि बैसाखी था तो बैसाखी का मेला लगा था, कुछ लोग बैसाखी का मेला जो है अटेंड करने के लिए इकट्ठा हुए थे। जनरल फायर केम हियर, जनरल डायर वहाँ पर आते हैं एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड, और जो है ओपन फायर का आदेश दे देता है। ओपन फायर का मतलब क्या था कि लगातार गोलियां चलाते रहना। क्राउड पर ओपन फायर का आदेश दे देते हैं। किलिंग हंड्रेड्स टू क्रिएट टेरर इन द माइंड ऑफ सत्याग्रहीज, जिसमें कई 100 लोग, कई हज़ारों लोग मारे जाते हैं। और सिर्फ ये चीज़ इसलिए कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था वो सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि सत्याग्रही को डराया जा सके, उनके माइंड में टेरर, दहशत फैलाई जा सके। पब्लिक रिएक्शन टुक अ वायलेंट टर्न इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स, और यहाँ तक कि जो पब्लिक थे उन्होंने भी, वो डरने वाले नहीं थे, सत्याग्रही जो थे या जो आम जनता थी वो डरने वाली नहीं थी। उन्होंने भी नॉर्थ इंडियन टाउन्स में कई जगह पर जो है वॉयलेंट टर्न लेना स्टार्ट कर दिया। यानी कि हम कह सकते हैं कि सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट कहीं ना कहीं वॉयलेंट होता जा रहा था। सरकार की तरफ से तो था ही, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से था, लेकिन आम जनता भी कहीं ना कहीं वॉयलेंट होती जा रही थी। गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूचुअल रिप्रेशन, और सरकार भी जो है वो ब्रूचुअली यानी कि हथियारों के साथ टॉर्चर करके जो है इस मूवमेंट को ख़त्म करना चाहती थी। सत्याग्रही व ह्यूमिलेटेड, सत्याग्रहियों को ह्यूमिलेट किया जाता था, अपमानित किया जाता था, बहुत गंदे तरीके से उनको अपमानित किया जाता था। तो सीइंग वायलेंस स्प्रेड, जब गांधी जी ने देखा कि अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट धीरे धीरे वायलेंट होता जा रहा है, महात्मा गांधी कॉल ऑफ द मूवमेंट, तब महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। किस मूवमेंट को वापस ले लिया? महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लिया। वाइल द रॉलेट सत्याग्रह हैड बीन अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट, इट वॉज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू सिटीज एंड टाउन। हालांकि हमें कह सकते हैं कि जो रॉलेट सत्याग्रह था, यानी जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, वो काफ़ी वाइड स्प्रेड था, काफ़ी भारत के कई हिस्सों में फैला हुआ था। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात इस मूवमेंट के बारे में ये है कि ये लिमिटेड था शहरों और टाउन्स तक। इट वॉज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू सिटीज़ एंड टाउन। नाउ गांधी जी फेल्ट दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम टुगेदर। तो यहाँ पर गांधी जी ने समझ लिया था कि कोई भी मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता, नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज़ एंड मुस्लिम टुगेदर। जब तक हिंदूज़ और मुस्लिम्स को एक नहीं किया जाएगा, जब तक हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट नहीं किया जाएगा, ऐसा कोई भी मूवमेंट स्टार्ट नहीं किया जा सकता। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की। इसके साथ ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती है जिसमें ऑटोमन टर्की जो है वो हार जाते हैं। देयर वर रूमर्स दैट अ हार्श पीस ट्रीटी वॉज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन द ऑटोमन एम्पायर। एक अफवाह फैल जाती है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हार के बाद ऑटोमन के जो एम्पायर है, शासक है, उनके ऊपर एक हार्श पीस ट्रीटी जो है इम्पोज की जाएगी। अब ये जो ऑटोमन एम्पायर हैं वो खलीफा हैं। खलीफा मीन्स कौन थे? वो स्पिरिचुअल हेड थे इस्लामिक वर्ल्ड के, यानी कि जो इस्लाम धर्म को मानते हैं उनके स्पिरिचुअल हेड थे, जिन्हें खलीफा कहा जाता था। तो ऐसी एक अफवाह फैल गई थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार के बाद जो ऑटोमन एम्पायर हैं, शासक हैं, उनके ऊपर एक हार्श ट्रीटी, हार्श संधि जो है लागू कर दी जाएगी। टू डिफेंड द खलीफास टेम्परल पावर अ खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। तो खलीफा की पावर्स को बचाने के लिए, खलीफा की जो टेम्पररी पावर्स थी उनको बचाने के लिए बॉम्बे में 1919 में एक खिलाफत कमेटी बनाई गई। मार्च 1919 में एक खिलाफत कमेटी बनाई गई। अब ये खिलाफत कमेटी बनाई किसने थी? ये खिलाफत कमेटी बनाई थी मोहम्मद अली और शौकत अली, दो ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। Mahatma Gandhi saw this as an opportunity to bring Muslims and under the umbrella of a unified national movement.
मोहम्मद अली और शौकत अली भी चाहते थे कि महात्मा गांधी इस मूवमेंट में, खिलाफत मूवमेंट में उनकी हेल्प करें। तो यहाँ पर गांधी जी को एक आइडिया मिला, उन्होंने इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा कि यही वो चीज़ है जो मुस्लिम्स को हिंदू के साथ जोड़ के रख सकती है, यानी कि जो भारत में एकता जो है वो उत्पन्न कर सकती है और नेशनल मूवमेंट को सही रास्ते पर ले जा सकती है। At Calcutta session of Congress in September 1920, a resolution was passed to launch a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as of Swaraj. कांग्रेस का जब कलकत्ता में सेशन हुआ था सितंबर 1920 में, तो उसमें एक रेजोल्यूशन पास किया गया था जिसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। दोबारा ध्यान से सुनिए, कांग्रेस का जब कलकत्ता में सितंबर 1920 में जब बैठक हुई थी, सिंपल वर्ड में अगर हम कहें बैठक हुई थी, तो उसमें एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एक नए मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। किसके सपोर्ट में? टू इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज, जिसमें दो चीज़ों को सपोर्ट किया जाएगा। खिलाफत यानी कि जो खिलाफत कमेटी बनाई गई थी ऑटोमन एम्पायर के पावर्स को, टेम्पररी पावर्स को डिफेंड करने के लिए, उसके लिए सपोर्ट किया गया। और स्वराज की डिमांड भी की गई। तो इसलिए जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो पहले ख़त्म हो चुका था, उसका एक नया रूप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 सितंबर में इसका रेजोल्यूशन कांग्रेस ने कलकत्ता सेशन में पास किया। अब हम बात करते हैं जिस मूवमेंट की भी शुरुआत हुई, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है? Mahatma Gandhi, in his famous book Hind Swaraj, declared that British rule was established in India with the कॉरपोरेशन ऑफ इंडियंस। महात्मा गांधी ने अपनी बुक हिंदू स्वराज में डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश रूल भारत में सिर्फ इसीलिए अभी तक इस्टेब्लिश है, अभी तक इसलिए मजबूती से चल रहा है क्योंकि हम भारतीयों ने ही उनको कॉपरेशन दिया है, तभी ब्रिटिशर भारत में रूल कर रहे हैं। इफ़ इंडियन रिफ्यूज़ टू कॉरपोरेट, अगर इंडियंस रिफ्यूज़ कर दे कि हम कॉरपोरेट ही नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स के साथ, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर। अगर इंडियंस कॉपरेट करने से मना कर दे तो जो ब्रिटिश रूल है वो 1 साल के अंदर भारत में से ख़त्म हो जाएगा एंड स्वराज वुड कम, और ऑटोमेटिकली स्वराज जो है वो भारत में आ जाएगा। तो ऐसा गांधी जी ने हिंद स्वराज में मेंशन किया था कि हम भारतीयों के सहयोग से ही ब्रिटिश रूल भारत में इस्टेब्लिश हुआ है, और अगर हम उन्हें सहयोग करना, सपोर्ट करना बंद कर दें तो 1 साल के अंदर ब्रिटिश रूल जो है वो कोलैप्स हो जाएगा भारत से, और स्वराज जो है वो भारत में आ जाएगा। गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस, लेकिन गांधी जी कहते हैं कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो एक साथ नहीं करना है, इसको अलग अलग स्टेजेस में आगे बढ़ाना है। सबसे पहले स्टेजेस में क्या होगा? सरेंडर ऑफ द टाइटल्स विच वर अवॉर्डेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सबसे पहले जिन भारतीयों को ब्रिटिशर्स ने कोई टाइटल दी, कोई उपाधि दी है, जैसे सर की उपाधि किसी को दी गई है, तो सभी इंडियंस जिसको भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई टाइटल्स दिए, उपाधि दी है, वो उनको सरेंडर कर देंगे, वापस कर देंगे। सबसे पहला काम ये होगा। सेकेंड स्टेज क्या होगी? बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज। जितने भी यंगस्टर्स हैं जो सिविल सर्विसेज में पार्टिसिपेट करना चाहते थे वो बॉयकॉट करेंगे, आर्मी में ज्वाइन नहीं करेंगे, पुलिस ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर ज्वाइन कर ली है तो उनको वो छोड़नी पड़ेगी, बॉयकॉट करना पड़ेगा। जो लोग सिविल सर्विसेज में हैं उनको, इंडियंस, उनको सिविल सर्विसेज छोड़नी पड़ेंगी, आर्मी छोड़नी पड़ेगी, पुलिस, कोर्ट्स जो भी हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल से, सब जगह से उनको इस्तीफ़ा देना होगा। और तीसरी स्टेज आएगी बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस। फॉरेन गुड्स ऐसी चीज़ें जो कि विदेशों से बनकर भारत में आई है, उन चीज़ों को बॉयकॉट करना होगा, चाहे कपड़े हो, चाहे कोई भी सामान हो, चाहे खाने पीने की चीज़ें हो, उन सबको बॉयकॉट करना है। स्कूल्स को बॉयकॉट करना है, तो जितने भी यंग स्टूडेंट्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, उनको स्कूल को छोड़ देना है, और जो कॉलेजेस हैं उनको, बच्चों को, टीचर्स को कॉलेजेस छोड़ देना है। तो इस तरह से जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो 3 स्टेजेस में स्टार्ट हुआ था। Some Congress leaders were reluctant to boycott the council election because they feared that movement might lead to popular violence. अब गांधी जी ने तो अपने व्यूज़ बता दिए थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इस तरह से स्टार्ट होगा।
गांधी जी ने एक बात और कही थी कि जो काउंसिल इलेक्शन होंगे उसमें भी इंडियंस पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करेगी। लेकिन कांग्रेस में ही कुछ ऐसे लीडर्स थे जो कि काउंसिल इलेक्शन का विरोध करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आगे चलकर हो सकता है कि ये वॉयलेंट हो जाए, अहिंसक हो जाए, हिंसक हो जाए। Finally, at the Congress session at Nagpur in 1920 December, a compromise was worked out and the non-cooperation movement was adopted. लेकिन आखिरकार फाइनली नागपुर के कांग्रेस सेशन में 1920 में कॉम्प्रोमाइज़ किया गया और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया गया। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और टॉपिक्स करेंगे। आज जितना हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन, कुछ वेरी शॉर्ट, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप लोग देखेंगे।